नमस्ते दोस्तों, मैं अनुजा जी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नवजीवन योग और आयुर्वेद में। आज का मैं जो विषय लेकर आया हूं वो विषय है मधुमेह। मधुमेह एक आज के भी दौर में सामान्य बीमारी हो चुकी है। आज के अंक में हम जानेंगे मधुमेह क्या है, ये कैसे होता है, इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है, इसका योगी उपचार क्या है। आयुर्वेद के अनुसार रूपात्मक, मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति की प्राकृतिक संरचना तय की जाती है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति भ्रूण अवस्था में तय हो जाती है, यह जीवन पर्यंत कायम रहती है। हर व्यक्ति में एक दोष जैसे वात, पित्त और कफ इस प्रधान होता है और इसी की प्रधानता के आधार पर उसके शरीर की प्रकृति तय होती है। मधुमेह की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म आंतों और ऊतकों के स्तर पर ली जाती है। कफ दोष और मेद धातु के स्तर में वृद्धि होने पर मधुमेह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यह रोग वात और पित्त प्रकृति वाले लोगों की तुलना में कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। जिस दोष के कारण डायबिटीज या मधुमेह हुआ है उसके आधार पर मधुमेह को वात प्रमेह, कफ प्रमेह, पित्त प्रमेह के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कफ प्रमेह एक साध्य बीमारी है, यानी इसका इलाज हो सकता है। पित्त प्रमेह को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वात प्रमेह एक असाध्य रोग है। मधुमेह को बढ़ावा देने वाली प्रकृति के लोग जीवन शैली में उचित बदलाव और आहार की मदद से इस रोग से डायबिटीज़ या मधुमेह का उपचार हम 2 चरणों में करते हैं। पहला चरण पंचकर्म विधि के रूप में और दूसरा चरण है आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा। पंचकर्म में हम सबसे पहले ऊर्ध्वतन करते हैं। ऊर्ध्वतन में क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का औषधीय पाउडर से शरीर की मालिश की जाती है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति के सारे दोषों को संतुलित करने के लिए अनेक जड़ी बूटियों को मिश्रित किया जाता है और इस पाउडर को पहले उपचारित करके गर्म किया जाता है। उसके पश्चात प्रभावित हिस्से को नीचे से ऊपर की ओर मालिश की जाती है। यह प्रक्रिया लगभग 40 से 45 मिनट तक चलती है और इसके बाद मरीज को आधा घंटा आराम कराकर स्नान कराया जाता है। यह कफ दोष और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करके मधुमेह का उपचार करती है। दूसरा देखते हैं संवेदन, सर्वांग, अभ्यंग और संवेदन। पूरे शरीर की मालिश करते हैं और शरीर को पसीना दिलाते हैं। कैसे? सर्वांग अभ्यंग में पूरे शरीर पर तेल डालने के पश्चात मालिश की प्रक्रिया की जाती है। यह शरीर की लसिका प्रणाली को उत्तेजित करता है, जो कोशिकाओं को पोषण की आपूर्ति तथा शरीर से जहरीले तत्वों को निकालने का कार्य करता है। तेल मालिश के पश्चात संवेदन पसीना लाने की विधि शरीर में जमा अम्ल विषैले पदार्थ को प्रभावी तरीके से बाहर निकालने का काम करता है। संवेदन से शरीर की सभी नाड़ियाँ खुल जाती हैं और विषैले तत्व निकलकर जठांतर मार्ग में आ जाते हैं। ये विषाक्त पदार्थ शरीर से आसानी द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। वमन कर्म, अगला कर्म है वमन कर्म। वमन कहते हैं उल्टी करना। यह पंचकर्म थेरेपी में एक कर्म है। ये पेट की नाड़ियों को साफ करने के लिए छाती में जमा कफ को उल्टी के द्वारा बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें मरीज को नमक का पानी पिलाकर कुटच एक औषधि होती है और मुलेठी और वच दिया जाता है। इसके पश्चात वमन चिकित्सा को बढ़ाने के लिए पिपली या सेंधा नमक और आम्ल की या आंवला, नीम, मदन फल जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। वमन कर्म बच्चों, गर्भवती महिला और बुजुर्गों के लिए नहीं होता, उनके लिए ये वर्जित है। इसके अलावा यह चिकित्सा हाई ब्लड प्रेशर, उल्टी, दिल, पेट संबंधी बीमारियों में भी नहीं की जा सकती है। इसका प्रयोग कफ संबंधी बीमारियों में किया जाता है। वमन के बाद हाथ, मुंह, पैरों को अच्छी तरह प्रकाश से धोया जाता है। जड़ी बूटियों के धुएं सांस से अंदर लिया जाता है। इसके पश्चात पर्याप्त नींद, आराम की सलाह दी जाती है। नींद से उठने के पश्चात चेहरे को और हाथों पैरों को दोबारा
धोया जा सकता है। पंचकर्म में विरेचन कर्म में प्रमुख होता है। इसका बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन कर्म का प्रयोग मधुमेह के अलावा पेट का ट्यूमर, अल्सर, गठिया बाई आदि में भी किया जाता है। अगर आपका बुखार हाल ही में ठीक हुआ है, कमज़ोर पाचन है, मलाशय में छाले हैं, दस्तों की स्थिति में यह चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यह चिकित्सा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, कमज़ोर व्यक्तियों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। विरेचन कर्म के पश्चात चावल और मूंग की दाल का डायबिटीज़ की पंचकर्म द्वारा चिकित्सा करने के पश्चात अब बारी आती है आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा चिकित्सा करने की। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर के तिर दोष को संतुलित कर सकते हैं, बढ़े हुए दोष को कम कर सकते हैं, कम हुए दोष को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले औषधि आम्ल की या आंवला। यह एक जड़ी बूटी है। इसका काम है शरीर को ऊर्जा देना और तीनों दोषों को साफ करती है, तीनों दोषों को समान करती है, बड़े दोष को घटाती है और घटे हुए दोष को बढ़ाती है। कई बीमारियों में इसका इलाज उपयोगी है, जैसे डायबिटीज़ जो संख्या में अधिक लोगों को प्रभावित करती है। दोष वाले व्यक्तियों में आंवले की चूर्ण, आंवले का चूर्ण रिसर्च में सामने आया है कि यह खट्टे मीठे घोल में से मीठेपन को निकाल देती है और मीठा खाने वाली इच्छा को भी मार देती है। गुड़ मार का प्रयोग करने से पैनक्रियाज की कार्य क्षमता में सुधार होता है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख औषधियों में गुड़ मार भी शामिल है। इसकी पत्तियों का प्रयोग हृदय को उत्तेजित करता है, इसलिए हृदय रोगियों यह जड़ी बूटी दे सकते थे। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए जो तीसरी बहुत ही साधारण औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, उसे कहते हैं गुड़ूची या गिलोय। परिसंचरण और पाचन तंत्र के विकारों के इलाज में गिलोय की जड़ और तने का इस्तेमाल किया जाता है। यह कड़वे टॉनिक की तरह काम करती है। इसमें शर्करा को कम करने की क्षमता, इसलिए डायबिटीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमेह के इस्तेमाल के लिए, मधुमेह के नियंत्रण के लिए जो चौथी एक आम औषधि है, एक आम रेसिपी है जो घर में ही मिलती है, उसे कहते हैं मेथी। मेथी का प्रयोग प्राचीन समय से ऊर्जा के लिए, उत्तेजकता के लिए मेथी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मधुमेह के उपचार के लिए भी किया जाता है। व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर इस जड़ी बूटी को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए मेथी का प्रयोग वर्जित है। प्राचीन समय में जो आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जैसे सांगधर, महर्षि चरक आदि लोगों ने अपने अनुसंधान करके बहुत सारे आयुर्वेदिक योग बनाए हैं, जो हमारे लिए किसी जीवनदायिनी वरदान से कम नहीं है। इसी कड़ी में मधुमेह के लिए भी कुछ योग हैं जिनका प्रयोग हम मधुमेह को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। फल त्रिकादि क्वाथ, यह क्वाथ लेने से भी हमारी मधुमेह की समस्या सही हो सकती है। खराटी कसाय, यह भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर से बढ़े हुए दोष को कम करती है और घटे हुए दोष को बढ़ाती है। मुख्यतः हमारे जो शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है उसको नियंत्रित करके मधु के लिए डायबिटिक न्यूरोपैथी का काम करती है। योग करने से आपको डायबिटीज़ या किसी भी रोग में तभी आराम मिलता है जब आप योग को निरंतर लंबे समय तक करेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे आपके शरीर में अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। आप उस व्याधि से दूर हो रहे हैं, उस व्याधि में आपको लाभ मिल रहा है। जब तक आप इसको लंबे समय तक नहीं करेंगे तब तक आपको योग करने का कोई लाभ नहीं होगा। योग अभ्यास करें, योग अभ्यास में जोड़ का दर्द न बढ़े, इसलिए आपको योग अभ्यास करते समय अपने शरीर की दशा देखनी है, अपनी शरीर की क्षमता देखनी है। अपनी क्षमता के अनुकूल योगासन करें। अपनी क्षमता से बाहर जाकर यदि आप योगासन करेंगे तो आपको योग का अनुकूल प्रभाव देखने के बजाय आपको योग का प्रतिकूल प्रभाव आपके शरीर पर देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार की शारीरिक समस्या का समाधान के लिए योग एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसका प्रयोग आप करें, इसका प्रयोग आप निरंतर करें। जब तक आप इसका प्रयोग करते रहेंगे आप अपने शरीर से रोग को दूर रखेंगे
लेकिन जैसे ही आप योग को यदि करना बंद करेंगे तो डायबिटीज़ एक ऐसी व्याधि है जो हमारे शरीर से पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकती। यदि आपका अग्नाशय किसी कारणवश खराब डैमेज हो चुका है, उसने काम करना अपना सुचारू रूप से बंद कर दिया है, लेकिन हम उसको योग के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब तक आप योग करते रहेंगे तब तक आपका अग्नाशय सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा, अच्छी प्रकार से कार्य करता रहेगा। यदि आपने योग करना बंद कर दिया तो आपका अग्नाशय पहले की तरह पूर्व वाली स्थिति में आ जाएगा। वह पहले की तरह कम इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देगा, जिसका प्रभाव आपके शरीर पर पुनः प्रतिकूल होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए योग को, आयुर्वेदिक औषधियों को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखें। कुछ समय पश्चात जब आपको लगे कि अब आपका शुगर नियंत्रित है आयुर्वेदिक औषधियों के कारण, पंचकर्म के कारण और योग के कारण, तो आप धीरे धीरे करके अपने उस क्रम में से आयुर्वेदिक औषधियों को निकाल दें। पंचकर्म को आप साप्ताहिक ले आएँ, पाक्षिक ले आएँ, मासिक ले आएँ, लेकिन योग को आपको दैनिक रखना है। योग के बिना कोई दिन ऐसा ना जाए जब आप योग न करें। योग करें और स्वस्थ रहें। मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा अंक अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी और मेरी बातों को आप धारण करके स्वयं के, अपने परिवार के और आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको आप बताएं, उनको आप समझाएं इन औषधियों का, योग का, पंचकर्म का के द्वारा उनको लाभ दें, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, ये जो भयंकर व्याधि है मधुमेह, इससे मुक्त हो, हमारा समाज स्वस्थ हो। इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।